ओम शांति। वेलकम। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? सब अच्छे हैं? हम्म, खुश हैं? कल सारा दिन आप सबने मतलब आज सारा दिन, कल सुन करके आज सारा दिन सबको अप्रिशिएट किया, सबके वैल्यू देख के उनको बताया। कैसा लग रहा है वो बताने के बाद? हाउ यू फील? किस किस ने ये किया कि जिसको भी देखा हमने उसको उसका वैल्यू बताया और उसके बाद उनको अच्छा लग रहा है? यस, आप शेयर करो अपना एक्सपीरियंस। So मैंने first of all, how are you, sir? आई एम फाइन। Okay. सर मैंने ना आपको बताया ही था कि मैंने शेयर किया था पूरा, और मम्मा को पापा को सबको साथ बिठाया था और उनको बताया था कि उनके गुण क्या है। ये सारी चीजें दूर रख के कि वो मुझे डांटते हैं या हर चीज में मुझे करेक्ट करते रहते हैं, ये सब छोड़ के मैंने उनको बिठाया और उनको बताया कि उन लोगों ने मेरे को, वो लोग मेरे लिए कितने मैटर करते हैं। तो मेरी मम्मा मुझे बताने लग गई कि मेरे गुण क्या है, वो रोने लगी बताते हुए हाँ कि तेरे लिए मैं क्या बताऊं, तू तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हाँ। इससे पता चलता है कि फैमिली में आपकी क्या इम्पोर्टेंस है या आप क्या क्या मैटर करते हो। उसके बाद ग्रेट। मैंने 2-3 अपने फ्रेंड्स को भी फोन किया जिनसे मैं हमेशा लड़ती रहती हूँ, उनको बताया कि मैं तुम्हें कभी अप्रिशिएट नहीं करती तुम्हारे जेस्चर्स के लिए, आई एम रियली वेरी सॉरी। और हाँ। मुझे अच्छा लगता है छोटे छोटे एफर्ट्स जो भी आप लोग मेरे लिए करते हो, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ और ऐसे ही करते रहो। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी आप करो ना करो, आई विल डू द सेम फॉर यू, हाँ। बट स्टिल जो भी आप करते हो, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तो कैसा लगा उसे करने के बाद? आपको कैसा फीलिंग था? इम्पोर्टेंट ये सब है। सब बहुत बहुत अच्छा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। हमने दूसरों को जब दिया तो उससे ज्यादा हमने अच्छा फील किया। दैट वाज ब्यूटीफुल। है ना? ये चीज आपके लिए बहुत ही पावरफुल चीज थी। ब्यूटीफुल। हाँ, गुड। गुड। अभी आज आज बहुत सारी चीज और कंटिन्यू करेंगे। और भी कोई शेयर करना चाहेंगे जिन्होंने ये किया हो और उनके पास कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हो? एनीवन एल्स? किसी के पास है जिन्होंने आज सारा दिन किसी के वैल्यू देखकर उनको बताए हो, अपनी फैमिली में बताए हो, फ्रेंड सर्कल में बताए हो, रिलेटिव्स को बताए हो? एनीवन एल्स, किसी को भी आपने बताया हो? कोई शेयर करना चाहेगा या बताया ही नहीं, भूल गए? अगर आप दूसरों को उनके वैल्यू नहीं बताएंगे तो कोई आपकी वैल्यू भी नहीं करेगा। है ना? ये कर्म का सिद्धांत है, जो बोगे वही काटोगे। जो बोगे वही काटोगे। अर्थात जब आप दूसरों को अनकंडीशनल लव दोगे तब आपको अनकंडीशनल लव मिलेगा। अनकंडीशनल। कहीं पर भी कोई कंडीशन नहीं अप्लाई करनी है। ये इंपॉर्टेंट। ये समझना है, जितना आप इस चीज पर ध्यान दोगे आप अपनी लाइफ में उस चीज को उतना ही अच्छा महसूस करोगे। सो फीलिंग क्या होता है? फीलिंग ना दूसरों से नहीं आती है। हम सोचते हैं सामने वाले ने ये एक्ट किया और मैंने फील किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। द बिगेस्ट इमोशनल कंफ्यूजन ऑन दिस अर्थ, कि सामने वाले ने एक्ट किया और मैंने फील किया। नहीं, मैंने वो फीलिंग चूज की। कुछ बोलते हैं फील हो गया। फील होता नहीं है, फील किया जाता है। फीलिंग नाउन नहीं है, फीलिंग वर्ब है, वर्ब। इट इज एन एक्ट। आपने चूज की वो फीलिंग। आप चाहते दूसरी फीलिंग चूज कर सकते थे। आप चाहते डोंट केयर कर सकते थे। एक व्यक्ति को देखो कि वो छोटी छोटी बात को पर्सनलाइज लेता है और दुखी हो जाता है। वहीं पर एक दूसरे व्यक्ति को देखो कि वो बड़े से बड़ी बात को भी बड़ा कैजुअल लेता है ना? बड़ा कैजुअल लेता है। आप देखो किसी को जरा सी बीमारी हो जाती है। जब मैं मात्र 16-17 साल का था और 12th पास किया, 1997 की बात थी कि भाई मुझे ब्रेन ट्यूमर जैसी प्रॉब्लम आई। तो अब मैं कितना उसको वो मतलब चाहता था, कितना सीरियस ले सकता था, लेकिन मैंने उसको साधारण लिया, इसलिए जल्दी जीत भी गया। कुछ लोग छोटी छोटी बुखार भी आ जाता है, उसको भी बहुत सीरियस लेते हैं। अभी आप कोविड के दौर में भी देखो, जो लोग इमोशनली ज्यादा डरे हुए हैं उनकी इम्यूनिटी जल्दी वीक हो जाती है और बीमारियां उन पर ज्यादा हावी हो रही हैं। आपने भी एग्जांपल सुना होगा कि सेम परिवार में मदर वाज 65 ईयर बट शी वाज सो पॉजिटिव, वो रिकवर कर गई। उसी घर में 40 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा रिकवर नहीं कर पा रहा है। उनको ज्यादा टाइम लगा है रिकवर करने में। क्यों? वे फियर जोन में है, वो डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा उनके साथ में।
सो फियर आपके इम्यून सिस्टम को ब्रेक करता है। आप जो भी फील करते हैं या आपके ऊपर होता है कि आप फियर को फील करना चाहते हैं या आप हैप्पीनेस को फील करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसा हमने कल जाना, हम कल भी इसी बारे में बात कर रहे थे। देखिए, ट्रू इंटेलिजेंस जो होता है वही एक ट्रू एंड हैप्पी लाइफ को लीड करता है। आप अपने जीवन के पूरे चक्र को देखिए, मैं बार बार उस चक्र को आपको याद दिलाऊंगा, क्योंकि पूरे जीवन के आपके विचार, पूरे जीवन की आपकी भावनाएं उन्हीं 7 जगहों में जुड़ी हुई हैं। खुद के साथ जुड़ी हैं, परिवार के साथ जुड़ी हैं, आपके कार्य क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई हैं, नेचर के साथ, कम्युनिटी, फ्रेंड सर्कल या गॉड के साथ। इसके अलावा हमारी दुनिया कुछ और है ही नहीं। एक इंसान की दुनिया यही होती है। उसके जितने विचार होते हैं, उसकी जितनी भावनाएं होती हैं, उसकी जितनी खुशियां होती हैं, उसका जितना प्रेम होता है, उसके जितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, उसके जितने रोल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं से कनेक्टेड होते हैं। और ये जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्टेडनेस है, अब उसमें आपके पास चॉइसेस होती हैं कि आप सैडनेस वाले थॉट में जाएंगे या फियरिंग थॉट में जाएंगे। ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कॉन्शियसनेस में ज्यादा समय जीते हैं। इंटेलिजेंट कॉन्शियसनेस माना डिटेच्ड कॉन्शियसनेस, याद रखिएगा, लिख लीजिए, अभी बहुत ब्यूटीफुल टॉक है। इंटेलिजेंट कॉन्शियसनेस का अर्थ ही होता है डिटेच्ड कॉन्शियसनेस। किसी भी चीज से अटैच नहीं, किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं। अगर आप किसी भी चीज पर डिपेंडेंट कॉन्शियसनेस के शिकार हैं, अगर आप पजेसिवनेस के शिकार हैं, तो आप कभी भी फियर, स्ट्रेस, वरी, इन सब चीजों से बाहर नहीं आ पाएंगे। और पजेसिवनेस कब तक आपके पास आएगी? जब तक आप लिमिटेड की कॉन्शियसनेस में है। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, लिमिटेड की कॉन्शियसनेस क्या होती है? मैं वो देख रहा हूं जो मेरी आंखों से दिख रहा है, या मैं वो भी देख रहा हूं जो मेरे तीसरे नेत्र से दिख रहा है। अभी आप सोच के देखिए, मैं आपसे बोलूं कि आप फिर से अपने बचपन को इन आंखों से देखो तो शायद नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं आपसे बोलूं मन की आंखों से बचपन को देखो तो आप देख लेंगे। मन की आंखों से आप भविष्य को देखो तो आप देख लेंगे। तो मन आंख का काम भी करती है, यानी कि नॉलेज, विजडम आई कहते हैं उसको, विजडम आई। तो विजडम आई के थ्रू हम क्या चीज देख रहे हैं, उसी से हमारा जीवन बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो अब विजडम आई पे हम कितना काम कर रहे हैं? इन आंखों में कमजोरी आती है, हम चश्मे लेने चले जाते हैं, है ना। इन आंखों में कमी आती है, हम ऑपरेशन कराते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो शरीर की आंखों को ठीक कर सकते हैं। शरीर की आंखों से देखना माना साइट है ना, साइट, है ना। लेकिन मन की आंखों से देखना माना विजन है, विजन है। तभी कहा गया है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसका मतलब क्या चीज है ना? इसका मतलब ही ये है कि हम, जो व्यक्ति अपने भविष्य के प्लान्स को वर्तमान में राइटली प्लान कर लेता है, वो लाइफ के हर क्षेत्र में सक्सेसफुल हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लाइफ के हर क्षेत्र में सक्सेसफुल हो जाता है। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, हम सबको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि हम कौन सी कॉन्शियसनेस में हैं। तो उस कॉन्शियसनेस के लिए मैं आपके सामने स्क्रीन पर कुछ लाऊंगा, ताकि आप दोनों को फिर से समझें, और फिर मैं इंटेलिजेंस पे फिर से कनेक्ट करूंगा कि कब आप इंटेलिजेंस से जुड़ पाएंगे। आप मुझे बताइए, इंटेलिजेंस इनविजिबल है या विजिबल है? मैं अगेन आप सब लोगों को फिर से सामने ला रहा हूं। आप मुझे बताइए, इंटेलिजेंस इनविजिबल है या विजिबल है? कौन बताएगा? हाथ उठा बताओ, इंटेलिजेंस इनविजिबल है या विजिबल है? पहली बात तो इंटेलिजेंस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस? कोई बताइए, कोई भी हैंड रेज करके, आप जो बताएंगे अच्छा होगा। डोंट फील कि आपने जो बताया वो गलत है, नहीं, आप बताओगे नहीं तो गलत है। बताना कभी गलत नहीं होता है, बताना माना एफर्ट करना होता है। नए लोगों में से कोई बताए, नए में से, न्यू, व्हाट इज इंटेलिजेंस? जी बताइए, शारदा बत्रा जी। बुद्धिमान। मैं इंटेलिजेंस का मैं कर रहा हूँ डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस? ये तो हमारा ये तो वर्ड मीनिंग हो गया, इंटेलिजेंस माना बुद्धिमान, ये तो हिंदी और अंग्रेजी हो गई, है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय, आपका इसके क्या समझते क्या है आप इंटेलिजेंस से? सब बोलते रहते हैं मेरा बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, वो इंटेलिजेंट नहीं है। अरे आपको पता भी है कि इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? इस सबका इस्तेमाल आप कर रहे हैं इतनी बार, एक्चुअली आपको पता तो होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस। सो डिफाइन द इंटेलिजेंस।
लोग बहुत बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस के बारे में। यस, काइंडली डिफाइन इट। आप सब पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स बैठे हैं। जी सिस्टर बताइए, बाबा के मीठे बच्चे, अनम्यूट करिए आप अपने आप को। यस बताइए, इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? सबसे पहले तो भाई ओम शांति सभी को। ओम शांति, ओम शांति जी। भाई बुद्धि से यही है कि हम लोग जो हमारे सामने कोई स्थिति आ रही है, कोई सिचुएशन आती है हमारे सामने, अगर हम उसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं और अपना कैसे हम मानसिक और शारीरिक संतुलन रखते हैं, ताकि हम लोग उस स्थिति में अपने आप को किस तरह से ढालकर और उस मुसीबतों का सामना करते हुए कैसे हम अपनी मंजिल को प्राप्त करें। ये आपने मुझे सारा जो बताया बहन, बिल्कुल सही बताया, बट ये आपने मुझे वर्किंग ऑफ इंटेलिजेंस बताया कि इंटेलिजेंस से आप क्या क्या कर लेते हैं। बट माय क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस क्या है? यही देखिए, यही कंफ्यूजन्स होते हैं। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इंटेलिजेंस का काम वही है जो एग्जैक्टली आपने बताया है, बट वो इंटेलिजेंस है क्या? सर, जो हमारा माइंड, हमारी जो मनस्थिति है जी, जैसे बाबा हमें ज्ञान देते हैं कि बच्चे आपने घबराना नहीं है। नहीं बहन रुको, अभी बाबा पे नहीं जाएंगे हम, बाबा तो भी बहुत बाद की चीज है, पहले हम यहीं पर रुकते हैं। वर्ड देखिए, माइंड भी जो है, मनोस्थिति भी क्या है, ये समझना जरूरी है हम सबके लिए। अगर हम ये समझ गए ना, लाइफ बिकम इजी। और हमें जैसे देखिए, आपको पता है कि आपका लीवर होता है, किडनी होता है, हार्ट होता है, आपको ये भी पता है कि उनके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, उनका वर्किंग क्या होता है, उनको ठीक कैसे रखा जाता है, किस डॉक्टर के पास किस चीज के लिए जाना होता है। शाश्वती बता रहे हैं द राइट नॉलेज। नो, राइट नॉलेज तो दीदी उसका काम है। राइट नॉलेज तो इंटेलिजेंस का यूज है बेसिकली। और कौन बताएगा इंटेलिजेंस? अभी देखिएगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। चलो आप लिख लो, टाइम उसमें जाएगा। यूजिंग वॉट एवर यू नो, ये लिखने वाली चीज है। यूजिंग वॉट एवर यू नो एट द राइट टाइम, एट अ राइट प्लेस, इन अ राइट सिचुएशन is called intelligence. Using whatever you know, जो भी आप जानते हैं उसे सही स्थान पर, सही समय पर, सही सिचुएशन में इस्तेमाल करना, यही इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आप सब कुछ जानते हो। कुछ लोग इंटेलिजेंट का मतलब ये मान के चलते हैं कि उनको सब कुछ आना चाहिए, वो जो भी चीज देखें करें, हर चीज उसको वो इंटेलिजेंट मानते हैं। लेकिन नहीं, एक जूता गांठने वाला भी उतना ही इंटेलिजेंट है जितना इंटेलिजेंट एक आईआईटीएन है, क्योंकि वो अपने काम को सही समय पर, राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर, राइट सिचुएशन में कर रहा है। दैट इज हिज इंटेलिजेंस। इस दुनिया में आपको पता है, जितने भी हम साथी जुड़े हुए हैं, हम में से किसी का भी इंटेलिजेंस कम और ज्यादा नहीं है। हमारी स्किल्स कम ज्यादा हो सकती हैं, इंटेलिजेंस नहीं। इंटेलिजेंस नहीं। आत्मा में जितनी शक्ति आपकी आत्मा में है, उतनी शक्ति मेरी आत्मा में है। तभी आत्मा शक्ति से आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, मुख बोल रहा है, पैर चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, ब्रेन काम कर रहा है। उसका काम यही है। सोल का वर्किंग यही था कि वो सब चीजों को एक्टिवेट कर दे। आपकी सब चीज एक्टिवेट है, मेरी सब चीज एक्टिवेट है। अब डिपेंड ये करेगा कि जो भी मैं जानती हूं उसका राइट टाइम पर, राइट सिचुएशन में, राइट प्लेस पर, राइट इंटेंशन से, एक और वर्ड आप यूज कर सकते हैं, विद राइट इंटेंशन, हम जब यूज करते हैं तो वो कहलाता है इंटेलिजेंस। वो कहलाता है इंटेलिजेंस। अब इसीलिए मैंने आपको कल बताया था कि इंटेलिजेंस के 4 प्रकार होते हैं जो जीवन के सभी क्षेत्रों को कंट्रोल करते हैं। रैशनल इंटेलिजेंस, कल हमने बात करी थी रैशनल इंटेलिजेंस की। क्या था रैशनल इंटेलिजेंस? जिसकी जरूरत हमें स्किल सीखने के लिए करनी पड़ती है। जो भी हम सब्जेक्टिव लर्निंग्स करते हैं वे रिक्वायर्ड करते हैं रैशनल इंटेलिजेंस को। यानी कि आपको कॉन्शियसली जब भी कोई काम करना पड़ता है, जिस काम पर आपको विचार करना पड़ता है, चाहे वो मैथ करना है, साइंस करना है, कोई नई चीज सीखनी है, टेक्नोलॉजी सीखनी है, या कोई नई सिचुएशन आ गई है उस पर विचार करना है, कॉन्शियसली जब आप इन्वॉल्व होते हैं कोई भी चीज सीखने के लिए, वो आपका रैशनल इंटेलिजेंस करता है वो काम। आप जो कैलकुलेशन देखते हैं, जो आप मेमोराइज करते हैं, रैशनल इंटेलिजेंस। देखिए सेकंड चीज आपके पास क्या होती है, उसे हम बोलते हैं
इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस कहां से आता है? इमोशनल इंटेलिजेंस किस व्यक्ति में आएगा? जो इमोशंस को अपने हिसाब से बहने देगा या जिसके हिसाब से इमोशंस बहेंगे। आपको एक सवाल पूछना है अपने आप से, इमोशंस डोमिनेट मी और आई डोमिनेट द इमोशंस? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरा मेरी भावनाओं पर नियंत्रण है या मेरी भावनाओं का मुझ पर नियंत्रण है? इफ माई इमोशंस ड्राइव मी, इसका मतलब मेरी जिंदगी दुख में बीतेगी। जो भावनाओं में बह जाते हैं वो सदा फंसे रहते हैं, वो एक्सपेक्टेशन के जाल में फंस जाते हैं, वो अटैचमेंट के जाल में फंस जाते हैं, वो करेक्शन के जाल में फंस जाते हैं। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं अभी स्क्रीन पे पहले आपके सामने एक स्क्रीन पे लेकर के आ रहा हूं, दिस द थिंग। तो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में 4 इंटेलिजेंस आपके सामने है, रैशनल, इमोशनल, इंट्यूटिव एंड स्पिरिचुअल। इन चारों का डिस्क्रिप्शन मैं आपको अभी बातों में ही दूंगा। मैं इसके लिए मैंने पीपीटी इसको प्रिपेयर नहीं किया, मैं आपको इसके, क्योंकि मैं इसको एग्जांपल्स की फॉर्म में आपके सामने रखूंगा, कुछ एग्जांपल्स की फॉर्म में। सो इमोशंस, अब इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए उसका एक बहुत ब्यूटीफुल विधि बताता हूं आपको। मैं कैसे करता हूं, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ। मैं आपको ये तो नहीं बता पाऊंगा आप कैसे करेंगे, मैं आपको ये बता दू सकता हूं मैंने कैसे किया है। हो सकता है कि मेरा इमोशंस को कंट्रोल करने का पैटर्न आपके काम आ सके, क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर लोगों के काम वो आएगा। मैं क्या आपके सामने बात रख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इमोशंस कंट्रोल करने के लिए आपको एक सवाल पूछना होगा अपने आप से। आप सबको साउंड आ रही है? क्लियर क्लियर आ रही है? यस निधि बहन, सबको आ रही है? आप चेक करो कहीं आपके उस पर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, नाउ गुड। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, आपको एक सवाल पूछना है। जब भी कोई इमोशंस में आप जा रहे हो, मेरी बात ध्यान समझिएगा, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं। वी ऑल आर सोशल एनिमल, नॉट एनिमल। और सोशल एनिमल होने के नाते, सोशल एनिमल होने के नाते मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है धरा का सर्वश्रेष्ठ प्राणी। अब सर्वश्रेष्ठ प्राणी का काम क्या होता है कि वो उसे वो काम करने चाहिए जिनसे सभी को आगे बढ़ने की, सफल होने की, हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले या लॉस की प्रेरणा मिले। तो आपको सवाल यह पूछना है कि मेरा इमोशन ध्यान समझिएगा, मेरा इमोशन फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, 5 पार्ट हमारी जिंदगी के हैं। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल। हर इंसान ये 5 जिंदगियां जीता है। लाइफ इन 5 पिलर पे टिकी हुई है। आपको सवाल यह पूछना है कि जिस इमोशन को मैं इस समय एंजॉय कर रही हूं, क्या ये इमोशन मेरे इन 5 पिलर को सपोर्ट करेगा? अगर जवाब चिंतन करने पर ही आता है कि नहीं, इससे गड़बड़ हो जाएगी, मेरे डिस्टर्बेंसेस हो जाएगी, मेरी एनर्जी लॉस हो जाएगी, मेरे वर्क पैटर्न इफेक्टेड हो जाएंगे, तो फिर मुझे सोचना चाहिए कि क्या मुझे इस इमोशन की डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो कॉमन सेंस ये कहता है, वो आपको अपने आप बताएगा कि नहीं, इस दिशा में मत जाओ वरना आप लॉस में जाओगे। अब फिर अगला सवाल आपसे पूछना है कि मेरे लिए ये लॉस बेनिफिशियल है या ये लॉस मेरी लाइफ के बड़े लॉसेस का रीजन बन सकता है। ये सेल्फ काउंसलिंग कहलाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी मैं सुशांत सिंह का एग्जांपल क्यों कोट कर रहा हूं। सपोज उसके मन के अंदर आया कि आई वांट टू सर्वाइव माय लाइफ, मुझे अपनी जो लाइफ है उसको किल करना है, मुझे किल करना है। अब सवाल ये पूछो उनसे लेकर के कि भाई आप अगर लाइफ को किल कर दोगे तो क्या आप वो चीजें आपकी सॉल्व आउट हो जाएंगी जो चीजें अभी आप फील कर रहे हो, या लाइफ रहती है तो आप ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, दूसरों की लाइफ के लिए भी ज्यादा ब्लेसिंग्स काउंट कर सकते हो। इमोशन हावी हुआ, इमोशन ऐसा आएगा जो आपको कहीं ना कहीं जाके डिप्रेशन के फेज में लेके जाएगा। पर सवाल ये पूछो, क्या वही एकमात्र सॉल्यूशन है? मैं हमेशा अपने आप से जब भी कभी कोई चीज करता हूं तो एक सवाल हमेशा अपने आप से पूछता हूं, क्या इट इज ओनली सॉल्यूशन?
ये सवाल पूछना शुरू कर दीजिए आप अपने आप से। जब भी आपके मन में कोई भी सवाल का सॉल्यूशन आए, आप पूछो इज इट द बेस्ट सॉल्यूशन और इज इट ओनली सॉल्यूशन? तो आपको जवाब मिलेगा कि नहीं, इससे भी कुछ बेस्ट हो सकता है। तो ये बेस्ट कहां मिलेगा? अगला क्वेश्चन होना चाहिए कि मुझे ये कहां मिलेगा, वेयर इट विल मीट टू मी, मुझे किससे कांटेक्ट करना चाहिए? तो मुझे उस फील्ड के एक्सपर्ट की तलाश करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे डिप्रेशन भी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्ट्रेस भी है, तो मुझे उस फील्ड के टॉप मोस्ट एक्सपर्ट से बात करने के बाद उन निर्णयों पे पहुंचना चाहिए। मैं कहता हूं आत्महत्या के निर्णय पे पहुंचना है तो एक बार एक्सपर्ट से पूछ लो कि मैं ये निर्णय लेने वाला हूं, इज इट द राइट डिसीजन? यदि आप किसी भी क्षेत्र के अंदर सलाह चाहते हैं तो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट से पूछे बगैर फाइनल डिसीजन पे मत पहुंचिएगा। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट राय आपको दे रहा हूं, लाइफ में जब भी आपको कोई निर्णय लेना हो तो फाइनल डिसीजन पे पहुंचने से पहले हमेशा उस क्षेत्र के, उस एरिया के एक्सपर्ट की राय जरूर लें और एक से अधिक एक्सपर्ट की राय लें ताकि आप एक सही डिसीजन ले सके और अपनी लाइफ को आप मीनिंगफुल बना सके। अभी मैं एक और चीज यहां पे जोड़ूंगा, इंटेलिजेंस जैसे बात आती है तो मैं बात करता हूं, क्योंकि रिलेशनशिप की बात मैंने आपसे करी, फिर मैंने आपसे इंटेलिजेंस की बात करी, आज मैं एक नई बात करने जा रहा हूं। इंटेलिजेंट रिलेशनशिप क्या होती है? व्हाट डू मीन बाय इंटेलिजेंट रिलेशनशिप? यस, कौन बताना चाहेगा इंटेलिजेंट रिलेशनशिप क्या होती है? या मैं ऐसे बात करूं रेलेवेंट रिलेशनशिप क्या होती है? रेलेवेंट रिलेशनशिप, रेलेवेंसी कैसे आप पता चलेगा कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए रेलेवेंट है या नहीं है? बड़ा बड़ा ये समझने वाली चीज है। हमारा जो जीवन चक्र है ना, क्योंकि रिश्तों का जीवन चक्र है, अगर रिश्तों में रेलेवेंस नहीं हुआ तो आप समझिए आपकी लाइफ ना बहुत ही बोझ में बीतने वाली है। फिर हाँ जी, व्हाट डू मीन बाय इंटेलिजेंट रिलेशनशिप या रेलेवेंट रिलेशनशिप? कौन बताना चाहेगा? यस बताइए सिस्टर, अपने को अनम्यूट कीजिए आप। यस, नोइंग ईच अदर वेल। नोइंग ईच अदर वेल का मतलब क्या है? कि मतलब रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या कैसे आएगी वो अंडरस्टैंडिंग? हम सब आपने देखा कि पति पत्नियों पर जीवन बीत जाता है, लोग 15-15 साल बाद जाके भी तलाक ले रहे हैं। आज मेरे को पता चला एक वकील के थ्रू कि अब कोर्ट में एक फैमिली कोर्ट अलग से बना दी गई है, मतलब मैन कोर्ट डिसीजन नहीं करती है, फैमिली कोर्ट ही बन गई है। आज शादी से ज्यादा डिवोर्स केसेस आ रहे हैं वहां पर। आज किसी भी क्राइम से ज्यादा डिवोर्स केसेस हैं। आज फैमिली इश्यूज दुनिया के सबसे ज्यादा इश्यूज बन रहे हैं। क्यों? अभी लॉकडाउन में पहले लोग बोलते थे परिवार के साथ के लिए समय नहीं मिल रहा है, अभी लॉकडाउन में सबको परिवार के साथ का समय मिला तो टेंशन में इसलिए आ रहा है कि परिवार के साथ का ही समय मिल गया है। इंसान कैसे भी संतुष्ट नहीं है, समझने की बात बढ़ती रहती है। हाँ, तो प्रॉब्लम मैं यही जानना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंट रिलेशनशिप क्या होती है, यानी कि रिलेशनशिप का राइट इंटेलिजेंस क्या है? नो एक्सपेक्टेशंस, नो डिमांड्स। नो एक्सपेक्ट, बट क्या ये पॉसिबल है? ह्यूमन नेचर में पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब देखिए, अब आप ही ने बोला कि ये चाहिए और अभी आपने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है। अब जो चाहिए और वो पॉसिबल नहीं है तो लाइफ किधर जाएगी फिर? प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रही ना, प्रॉब्लम तो रिमूव होने वाली नहीं है, क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम कह रहा है। सीख रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब मैं एक्चुअली मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, तो अपने अनुभव बांट रहा हूँ, शायद ये अनुभव आप सबके काम आएंगे। और जैसे मेरी लाइफ में बहुत कूल एंड कंफर्ट है, आज मुझे किसी भी रिश्ते में, पता है आपको, मुझे लाइफ में एक ही बात की खुशी है, आज तक पूरी जिंदगी में मैंने कभी किसी से नफरत नहीं की, आज तक, और मैं बहुत खुश हूं अंदर से इस पास। मुझे कभी किसी पर गुस्सा आ भी जाता है, मैं पहले माफी मांग लेता हूँ, नहीं भाई रिश्ता खराब नहीं करना, बाकी कुछ भी कर लो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पता एक थॉट देता हूँ अपने आप को, आपको एक ब्यूटीफुल थॉट देता हूँ, ये आपको अपने रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, बहुत बढ़िया। हमेशा पूछो कि अगर मैंने आज इस पे गुस्सा किया, मैं ऐसे पूछता हूँ, और मेरी लड़ाई हो गई इससे, सपोज कल को मेरी मृत्यु हो जाती है, फिर मेरा जन्म इसी घर में हुआ, तो क्या ये प्यार कर पाएगा मुझे? क्योंकि आत्मा वही है, तो एनर्जी जब ट्रांसमिट होगी मेटाफिजिक्स लेवल पर, तो जब पहले से रिपल्सन है, पहले से ही विरोध है, तो अगर मैं उस घर में जाऊंगा
तो क्या मुझे वहां हार्मनी मिलेगी, वो प्यार मिलेगा मुझे? नॉट एट ऑल। और इस कारण से मेरी कभी किसी लड़ाई होती ही नहीं है। मेरे रहता सब बढ़िया एकदम। सो इंटेलिजेंट रिलेशनशिप का मतलब होता है द रिलेशनशिप विच गिव्स मीनिंग टू यू एंड योर लाइफ। हर वो रिश्ता जो आपके जीवन को एक मकसद देता है, एक मीनिंग देता है, उस रिश्ते को हम बोलते हैं इंटेलिजेंट रिलेशंस या मीनिंगफुल रिलेशंस। अब मीनिंग, अब इसका मतलब क्या हुआ, कैसे मीनिंग देता है? याद रखिएगा कि जब भी कोई रिलेशनशिप, देखिए संग का रंग कहा गया है ना, ध्यान समझिए, एक वर्ड यूज होता है संग का रंग। तो आपको क्या चेक करना है कि जिस संग का रंग मुझे लगा, क्या उस संग के रंग से मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई? अगर कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी संबंधी, कोई माता पिता मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर प्रोग्रेसिव नहीं बना रहा है मुझे, अब प्रोग्रेस का मतलब गलती से भी पैसे की प्रोग्रेस तो समझना मत, मैं कभी उसकी बात कर भी नहीं रहा हूं आपसे, ठीक है? मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था और बड़ा एक डॉक्टर ने एक वो दिया डाटा। वो बोलते हैं लास्ट 75 ईयर्स से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लास्ट 75 ईयर्स से हार्वर्ड में एक रिसर्च किया जा रहा है। हर साल जितने भी हार्वर्ड से ग्रेजुएट निकलते हैं उनकी लाइफ को नोट किया जाता है, साल बाहर निकलने के बाद के 1 साल 2 साल 3 साल बाद तक भी उनकी जिंदगी देखी। तो रियल हैप्पीनेस इंडेक्स चेक किया जा रहा है 75 सालों से लगातार कि हैप्पीनेस इंडेक्स किनका बढ़ा हुआ पाया गया। तो हैप्पीनेस इंडेक्स उन्हीं लोगों का बढ़ा हुआ पाया गया जो लोग रिश्ते अच्छे बनाना जानते थे, जिनकी रिलेशनशिप ब्यूटीफुल थी, केवल उन्हीं का हैप्पीनेस इंडेक्स ऊंचा था। और जिनके रिश्ते अच्छे नहीं थे उन सबका हैप्पीनेस इंडेक्स खराब था। सो उन्होंने बताया कि वो लोग सफल नहीं थे जो बहुत पैसे कमा रहे थे, अरबपति हो गए थे, करोड़पति हो गए थे, बिजनेसमैन हो गए थे, लेकिन जिंदगी उनकी शानदार थी जिनके रिश्तों में जान। आप मुझे एक छोटी सी बात सोचिए, आप अपने जीवन में जिन सफलताओं और अचीवमेंट के पीछे भागते हैं वो किसके लिए भागते हैं? रिश्तों के लिए या किसी और चीज के लिए? अल्टीमेट गोल क्या होता है आपका? आप कुछ भी अर्न करते हैं, लास्ट में अल्टीमेट गोल क्या होता है? क्या गोल होता है जी? परिवार को खुशी देना, अपने लव्ड वंस की। आप पता है एक इंसान को बाहर कितनी भी तारीफ मिल जाए वो इंसान खुशी महसूस नहीं करता, लेकिन उसी इंसान को घर में आके तारीफ मिल जाए उसको लगता है वो दुनिया जीत सकता है। ये समझने की बात है, इंपॉर्टेंट चीज समझिए आप इसमें। यानी कि रिश्तों की नजर में जो गर्व की फीलिंग होती है वो दुनिया के किसी भी ज्यादा से जगह से बड़ी गर्व की फीलिंग होती है। एक बच्चा पूरे सालों साल मेहनत करता है सिर्फ माँ बाप की नजरों में सम्मान पाने के लिए, उसे लगता है मेरे मम्मी पापा कब बोलेंगे आई प्राउड ऑफ यू। वो ये सोचे करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसको ये नहीं मिलता है वो डिप्रेस फील करता है। यानी कि फैमिली का जो एप्रिशिएशन होता है, फैमिली की जो एक्सेप्टेंस होती है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करती है। सो आपको देखना है कि मेरी लाइफ में ऐसे कितने रिश्ते हैं जो मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं जो मेरी लाइफ। अच्छा, वैल्यू ऐड से क्या क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा वैल्यू ऐड हो रही है नहीं हो रही है? जब भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी आपका मन बहुत हल्का रहेगा, खुश रहेगा, कंटेंटेड रहेगा। इंपॉर्टेंट वर्ड, कंटेंटमेंट बढ़ेगी आपकी। जब जब आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी आपकी कंटेंटमेंट इंक्रीज करेगी। अगर वैल्यू ऐड नहीं हो रही है कंटेंटमेंट डिक्रीज करेगी। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा। अब क्या, अच्छा एक और खास बात है, जितने भी रिलेशंस मेरे लिए, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, जितने भी रिश्ते मेरे साथ डिफिकल्ट है, अर्थात जिनसे मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, तो वहां मेरी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी साबित हो जाती है, वहां पर मुझे वैल्यू ऐड करनी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कहीं पर कोई आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, कहीं आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, सो साइकिल ऑफ वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। और आपका टू वे कम्युनिकेशन क्या हो गया
कि आप वैल्यू ले भी रहे हो और वैल्यू आप दे भी रहे हो। सो टेकिंग वैल्यू एंड गिविंग वैल्यू कंप्लीट द साइकिल ऑफ वैल्यू, और उससे जो आपका एनर्जी का स्तर होगा वो हमेशा आपका ऊपर जाता जाएगा। और उससे क्या फर्क पड़ेगा, याद रखना, जितना जितना आपका वैल्यू का साइकिल पूरा होता जाता है, उससे एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है आपकी लाइफ में, आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज कर जाती है। वैल्यूज ऑलवेज अट्रैक्ट द क्रिएटिविटी ऑफ अ पर्सन एंड क्रिएटिविटी रिड्यूसेस द एफर्ट ऑफ अ पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जितनी आप में रचनात्मकता आती जाएगी उतनी आपकी मेहनत घटती जाएगी। योर लेबर विल डिक्रीज एज योर क्रिएटिविटी इंक्रीज, क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए आपका तीसरे काइंड का इंटेलिजेंस काम करता है, जो मैंने आपको बताया। तीसरा काइंड का इंटेलिजेंस मतलब इंट्यूएटिव इंटेलिजेंस, जिसे हम बोलते हैं इंट्यूएटिव इंटेलिजेंस, इंट्यूएशंस। आप देखिए कि जितने भी साइंटिस्ट हैं, आप किसी के बारे में पढ़िए, आप आइंस्टाइन को पढ़ लीजिए, आप किसी और को पढ़ लीजिए, हर साइंटिस्ट एक ही बात बोलता है कि वो रिसर्च नहीं कर पा रहा था। किसी ने तो अपने फेराडे ने इंस्ट्रूमेंट फेंक के मार दिया था, वो अपने आप कुछ उसके अंदर उसकी सुई हिल गई, रे काम हो गया पूरा। यानी कि जब सारे साइंटिस्ट थक गए थे तो इंट्यूएशन के बेस पर ही उनकी रिसर्च हुई है। आप चेक कर लीजिए, बेंजीन का फॉर्मूला आया, रात में सपने में सांप दिखा उसको, तो उसने बेंजीन की शेप को इन्वेंट कर दिया। यानी कोई भी साइंटिस्ट अपनी रैशनल नॉलेज की वजह से इन्वेंशन नहीं कर पाया। दुनिया में जितने भी इन्वेंशंस हुए वे उनके इंट्यूएटिव इंटेलिजेंस से हुए। और आप देखना, आपका इंट्यूएटिव इंटेलिजेंस कब ज्यादा काम करता है, व्हेन यू आर इन द रिलैक्स मोड। और सबसे ज्यादा रिलैक्स मोड में कहां होता है व्यक्ति, शांति निकेतन में। जहां सुबह फ्रेश होने जब जाते हैं वहां बिल्कुल कूल होते हैं, कोई फोन हमारे पास नहीं होता, कुछ नहीं होता, हम तैयार हो रहे होते हैं, है ना। और हम क्या करते हैं, वहां दुनिया के सबसे अच्छे आइडियाज किसी इंसान को कहीं आते हैं तो वहीं आते हैं, है ना। या तो उसे सोते हुए अच्छे आइडियाज आते हैं, या फिर वहां पर आते हैं जब वो रिलैक्स हो, किसी भी चीज से बंधा हुआ ना हो, या फिर अगर किसी को हाईली चाहिए तो वो आते हैं आपके मेडिटेशन के दौरान। मुझे तो सबसे ज्यादा अच्छे डिसीजंस कहां लिए मैंने आज तक, मेडिटेशन में। इसीलिए चौथा इंटेलिजेंस जगना जरूरी है उसके लिए, जिसका नाम है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। बट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कैसे जगेगा, मैं आपको एक और स्लाइड की ओर लेकर के जाऊंगा अभी, जहां से आपको पता चलेगा। मैं सभी कनेक्टिविटी कर रहा हूं, एक्चुअली ये बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं जिसे कवर करने की कोशिश कर रहा हूं आपको पूरी सोल की कॉन्शियसनेस के अंदर। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सोल के अंदर ये सारी पावर्स हैं। जब तक आप अपने आप को सोल समझकर उसकी कॉन्शियसनेस में नहीं जाते हैं, तब तक आप अपनी इन सब शक्तियों को जगा नहीं पाएंगे। और जब तक ये सब शक्तियां नहीं जगेंगी तब तक आपकी लाइफ में चीजें आसान नहीं होंगी। नाउ मैं अभी आपके सामने एक और चीज की तरफ जाता हूं। यस, ये वाला आप देखिए, एक तो इसको नोट कर सकते हैं आप सभी। आपको समझना है, द सोल एंड द बॉडी, वी आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हम दोनों का कॉम्बिनेशन है, आत्मा और शरीर। आत्मा क्या है, नॉन फिजिकल है, इमॉर्टल है, इटर्नल है, कॉन्शियसनेस है, ये कांस्टेंट सेल्फ इमेज है, नेचुरल स्टेट ऑफ पीस है। बॉडी क्या है, फिजिकल है, मॉर्टल है, टेम्परेरी है। इसलिए आपकी जो फिजिकल ब्यूटी है दैट इज टेम्परेरी ब्यूटी, नो कॉन्शियसनेस, है ना। बॉडी में कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, हाथ की अपनी कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, आपकी आंखों की अपनी कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, वो आप कॉन्शियसनेस की वजह से चल रहे हैं। चेंजिंग इमेजेस,
कांस्टेंट मोशन। ठीक, तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये दोनों चीज समझना जरूरी है आपको पहले। तो यानी जितना वर्किंग प्रोसेस है इट रन बाय सोल, और किसके द्वारा, रन बाय बॉडी। इनकी हालत बिल्कुल किसकी तरीके से है, जैसे कि गाड़ी और जैसे गाड़ी और ड्राइवर। सोल इज लाइक अ ड्राइवर, सोल इज लाइक अ डायमंड, सोल इज लाइक अ लैम्प, सोल इज लाइक अ इमेज, सोल इज लाइक अ रथी चैरिटियर, और सोल इज लाइक एन एक्टर। बॉडी इज लाइक अ कार, बॉक्स, हट, टेम्पल, चैरिट एंड ड्रेस। गाड़ी में ड्राइवर जैसे सबसे आगे की सीट पर बैठे गाड़ी को चलाता है, ऐसे ही सोल मस्तक के बीचों बीच यहां बैठी होती है। तभी तिलक भी यहीं लगाते हैं और बिंदी भी यहीं लगाते हैं, मस्तक में, कहीं और नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहां से ही सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। जो आपका ये ऊपर वाला जो माला है, इसी से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। एवरीथिंग कंट्रोल्ड बाय इट, एवरीथिंग। अब आपको समझना यह है कि अगर आपने ड्राइवर का ध्यान नहीं रखा तो क्या कार सही से ड्राइव होगी? इंटेलिजेंस कार का होता है या ड्राइवर का होता है? आप बताइए, इंटेलिजेंस किसका होता है, कार का या ड्राइवर का? यस, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए अपने को। सर पहले स्लाइड शो नहीं हो रही थी। अच्छा, स्लाइड नहीं दिखाई दी? स्लाइड दिखाई दिया सबको? नहीं। अच्छा, स्लाइड नहीं दिखाई दिया है, ओके। अभी दिख रहा है सबको? हेलो, विजिबल? यस। तो पहला वाला स्लाइड भी मैं दिखा देता हूं, अगर पहला नहीं दिखाई दिया है तो आपको। ये द सोल, द बॉडी। सोल क्या चीज है? नॉन फिजिकल है, इमॉर्टल है, इटर्नल है, कॉन्शियस है, कांस्टेंट सेल्फ इमेज है, नेचुरल स्टेट ऑफ पीस है। बॉडी आपका फिजिकल है, मॉर्टल है, टेम्परेरी है, खत्म हो जाएगा, लोग जला देंगे इसको जाकर के जब इससे आत्मा निकल जाएगी। नो कॉन्शियसनेस, इसके अंदर कोई अपनी खुद की कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस के निकलते ही ये डेड है, चल नहीं सकती। चेंजिंग इमेजेस है इसमें, कांस्टेंट मोशन है इसका। आप देखो शरीर की इमेज लगातार चेंज होती है। बचपन में जैसा आपका फोटो था, अब आपका बड़े होकर वैसा फोटो नहीं है। बुढ़ापे में वो फोटो और चेंज हो जाएगा। कांस्टेंट चेंज हो रही है इमेज, बट सोल की इमेज कांस्टेंट है। जैसी पहले दिन थी बचपन में, वैसी एंड तक रहने वाली है, वो चेंज नहीं होती। ये एक अच्छा सवाल है, ये भी सवाल आप लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। पर आई हैव अ सोल इन मी, ये क्या राइट क्वेश्चन है? आई हैव अ सोल इन माई बॉडी, या आई एम ए सोल इन माई बॉडी? विच इज द राइट क्वेश्चन? लास्ट इज द राइट क्वेश्चन। अगर मैं कहता हूं आई हैव अ सोल, सो हु एम आई अगेन, फिर क्वेश्चन आ जाएगा। अगर मैं सोचता हूं आई हैव अ सोल इन माई बॉडी, तो फिर माई बॉडी और आई हैव सोल, तो फिर मैं कौन, फिर अगले क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन आई एम अ सोल इन माई बॉडी, मैं आत्मा मेरे शरीर में हूं और मेरे शरीर को मैं चला रही हूं। आई ऑर्डर्ड माई थिंग्स, मैं अपने हाथ को ऑर्डर करती हूं, मैं अपने पैरों को ऑर्डर करती हूं, मैं अपने थॉट्स को भी ऑर्डर करती हूं, मैं अपनी रीडिंग को, चीजों को ऑर्डर करती हूं। अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। ये सोल एंड बॉडी बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि कार और ड्राइवर। कार कितनी भी अच्छी हो, अगर उसमें ड्राइवर नहीं है, कार वैल्यूलेस है। कोई कोई मेरे को बोलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है सर, आजकल ड्राइवर की जरूरत नहीं है कार। अरे भैया, ड्राइवर की जरूरत नहीं है, लेकिन जो प्रोग्रामिंग दे रहा है तो वो भी तो ड्राइवर ही है। अंडरस्टैंड तो करो, जिसने प्रोग्रामिंग दी होगी, कंप्यूटर बनाया होगा, सॉफ्टवेयर फीड किया होगा, वो उसका काम हो गया। फर्क ये नहीं है कि मशीन कैसे चल रही है, फर्क ये मशीन को बना कौन रहा है। वो हमेशा ही ह्यूमन होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी बड़ा हो जाए, वो बिना ह्यूमन इंटेलिजेंस से कभी भी कुछ डिजाइन नहीं हो सकता। हाँ या ना? आर्टिफिशियल बिना भी नेचुरल के कभी डिजाइन हो ही नहीं सकता। नो वन कैन। ये समझना जरूरी है। तो यहां पे ये समझना है, कार आपकी बॉडी है और कार के सारे फंक्शन कहां होते हैं? आगे ड्राइवर के पास होते हैं, पैसेंजर्स के पास नहीं होते हैं। इन द सेम वे सोल कहां बैठी है? मस्तक के बीच, भ्रुकुटी में। क्योंकि मेरा ब्रेन, मेरा माइंड और मेरा रीढ़ का हड्डी मिलकर के सारे नर्वस फंक्शन को कंट्रोल करता है।
ये दोनों डिस्टर्ब तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। और इन दोनों कंट्रोल कब तक है? जब तक कि मैं सोल यहां पर बैठी हूं। अगर सोल निकल गई बॉडी से, आप सोचो, आप ना ब्रेन काम करेगा, ब्रेन डेड हो जाएगा, सब चीज सारे ऑर्गन्स डेड हो जाएंगे आप। अगर बचपन में किसी बच्चे से आत्मा निकल जाए, वो शरीर कभी बड़ा होगा? सोचो आप, नहीं। इसका मतलब ये शरीर छोटे से बड़ा या बूढ़ा कब हो रहा है? जब तक सोल अंदर में है। सोल अंदर एनर्जी देती है तो ग्रोथ है। सोल एनर्जी अंदर से निकल जाए, ग्रोथ वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से वहीं आता हूं क्योंकि काफी भाई बहन नए भी जुड़े हैं और ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी सोल की बात आती है तो फिर से लोग क्या हो जाते हैं, क्या होते हैं, वो क्या सोचते हैं? सोल इज एन एनर्जी, क्योंकि साइंस का जमाना है ना। और मैंने पहले दिन ही सवाल पूछा था, क्या सोल एनर्जी है? आप बताइए। बताओ आप। हाँ जी सर, नहीं है, सोल एनर्जी नहीं है। है ना, सोल इज एन स्पिरिचुअल एनर्जी। मैंने पहले भी शेयर किया है कि मैं एक यस, है ना, सोल में एनर्जी है, सोल एनर्जी नहीं है। क्योंकि सोल के एनर्जी, आप सोचिए, कोई भी एनर्जी खुद को चैनलाइज कर सकती है क्या? नहीं। हर सोल को चैनलाइज करने के लिए कोई चाहिए, कोई चाहिए। हर एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, साउंड वेव, कोई एनर्जी चैनलाइज नहीं कर सकती खुद को। तो साइंस तो खुद अपने आप में अधूरा है, वो तो खुद खोज में लगा हुआ है। जो अधूरा है वो पूरे को कैसे डिफाइन कर सकता है? कुछ लोग बोलते हैं साइंस तो कुछ नहीं बता पा रही है सोल के बारे में। अरे भाई, जिस साइंस को सोल ने खोजा है वो साइंस सोल के बारे में कैसे बता पाएगी? अंडरस्टैंड इट। जो फिजिसिस्ट हैं, जो केमिस्ट हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं, कोई भी हैं, वे ह्यूमन सोल्स हैं। थिंकिंग प्रोसेस को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस प्रोसेस से उन्होंने सारा रिसर्च किया है, आप मुझे बताइए उसको वो कैसे खोज सकते हैं? जो उनका रचेता है, जो उनकी पूरी साइंस का क्रिएटर है, वो अपने क्रिएटर को कैसे समझ सकता है पूरा? हाउ इट्स पॉसिबल? कुछ लोग साइंस से गॉड को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे दोस्तों, कम से कम कुछ तो कॉमन सेंस लगाओ। हाउ इट्स पॉसिबल? जो साइंस खुद अधूरी है, वो सदा और संपूर्ण गॉड को कैसे डिफाइन कर सकती है? और लोग इसीलिए कंफ्यूज हैं। आप देखो कि दुनिया में साइंस प्रगति को पाई, लेकिन क्या साइंस की प्रगति को पाने से आज धरती पर सुख है? हाँ जी। आपको पता है कि आज भारत में 20 करोड़ से ज्यादा लोग मानसिक बीमार हैं। और वे लोग हैं मानसिक बीमार, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिनके पास साइंस के सब साधन हैं। वो डॉक्टर जो सबका इलाज करता है, आपको पता है इस समय पर मोर देन 65% डॉक्टर्स डिप्रेशन के कंडीशन में आ चुके हैं। कोरोना के केवल 2-3 महीने के दौर में 65% डॉक्टर्स, पढ़ो आप रिपोर्ट्स, उनकी काउंसलिंग्स हो रही हैं, उनके लिए सेशंस हो रहे हैं, ताकि वो अपनी एनर्जी को कैसे भी करके बचा सकें, डर से बाहर आ सकें। तो आप मुझे सोच के बताइए, वो डर कहां है? उस डर का इलाज कहां है? क्या कोई मेडिसिन आज तक बनी कि किसी को आपने घुट्टी पिलाई और डर खत्म? किसी को आपने घुट्टी पिलाई, दुख खत्म। किसी को आपने घुट्टी पिलाई, आदमी ईमानदार। क्या ऐसा कुछ है? हाँ जी, है? आज तक मुझे बताइए, इतनी साइंस इन्वेंट हुई, मैंने इसलिए बात किया क्योंकि लोग इंटेलिजेंस को भी साइंस से जोड़ते हैं। इंटेलिजेंस से साइंस इन्वेंट हुई है, साइंस से इंटेलिजेंस नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। आप जब कुछ पढ़ते हो उसके लिए आपको इंटेलिजेंस चाहिए, लेकिन मुझे आज तक एक भी फॉर्मूला बता दो, एक भी सब्जेक्ट बता दो जो आपका इंटेलिजेंस बढ़ा देता हो। आप फॉर्मूलों को लर्न करने के लिए, फॉर्मूलों को अप्लाई करने के लिए इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसी भी सब्जेक्टिव प्रयोग से क्या हमारा इंटेलिजेंस बढ़ता है? हाँ या ना? मैं फिजिक्स का कौन सा फॉर्मूला खुद में लगाऊं जिससे कि मेरी मेमोरी शार्प हो जाए? बताओ मेरे को। मेडिटेशन करने से मेमोरी शार्प हो जाती है,
मेडिटेशन करने से इमोशंस कंट्रोल हो जाते हैं, मेडिटेशन करने से थॉट मैनेज हो जाते हैं, लेकिन बताओ मुझे साइंस का कौन से आज तक केमिस्ट ने दवाई खोजी या कौन सा सॉफ्टवेयर बना कि आदमी फिट कर दो और थॉट कंट्रोल हो जाएंगे, एक्सेस इंफॉर्मेशन रुक जाएंगी। सो प्लीज, मैं ये नहीं कह रहा हूं साइंस गलत है, मैं खुद एक फिजिक्स का टीचर रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि साइंस फिजिकल मैनेजमेंट के लिए है। ध्यान दीजिए मेरी बात, साइंस एक्सटर्नल मैनेजमेंट के लिए है। डेफिनेशन ऑफ साइंस भी कहती है साइंस इज व्हाट, इट इज ओनली द एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन। साइंस इज व्हाट, इट इज ओनली द एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन। मैं आपको एक एक चीज गिनवा सकता हूं, आपका प्लेन, आपकी ट्रेन, आपकी गाड़ियां किसके एक्सटेंशन है? आपके पैरों के एक्सटेंशन है। पैरों से आप वो दूरी तय नहीं कर सकते थे जो गाड़ी, कार, प्लेन और ट्रेन से कर सकते हैं आप। आपका मोबाइल फोन क्या है? आपकी आवाज का एक्सटेंशन है। जो आवाज आप वहां से नहीं पहुंचा सकते थे, घर से आप किसी को नहीं बोल सकते थे, अब वो आवाज आप वहां से अमेरिका पहुंचा सकते हैं। आपके टेक्नोलॉजी, जूम टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी चल रही है? मैं यहां बैठा हूं, आप अपने घरों में बैठे, बट वी कम्युनिकेट टू ईच अदर, बट एक्सटेंशन है। इंटरनल जो कनेक्शन करने की कोशिश कौन कर रहा है? जो मेरे शब्द आपके अंदर भाव क्रिएट कर रहे होंगे, वो जो इमोशन है, वो इंटरनल चेंजिंग चल रही है, और वो एक्सटर्नल पे डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं एक ही शब्द बोल रहा हूं, एक ही लैंग्वेज बोल रहा हूं, एक ही जैसी बातें कर रहा हूं, पर आप सभी आत्माओं पे क्या एक जैसा फर्क पड़ रहा है? नहीं, सबके दिमाग पर मेरी अलग इमेज है, सब मेरी बात को अलग एंगल से ले रहे हैं। आप मेरी भावनाओं को मेरी भावनाओं पर नहीं ले रहे हैं, आप मेरी भावनाओं को अपनी भावनाओं के अनुसार ले रहे हैं। ये बड़ी गहरी समझने की बात है, क्योंकि हम सब आत्माएं अलग अलग हैं, समझिएगा मेरी बात को। जबकि बात एक ही है, ये बड़ी समझने की बात है। बात भी एक चल रही है, सेंटेंस भी एक चल रहा है, मेरी एनर्जी ऑफ इमोशन भी एक चल रहा है, लेकिन आप सब वो ले रहे हो जो आप लेना चाहते हो। और यही होता है परिवारों में। अगर आप ये समझ जाओ कि भाई ठीक है, मैंने कुछ भी कम्युनिकेट किया है, लेकिन सामने वाला अपने स्तर पर ही चीज को ले पाएगा, तो कभी दर्द नहीं होगा आपको। अब मैं कह लूं, अरे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, ये सब मेरे जैसे क्यों नहीं समझ रहे हैं? इनको तो बिल्कुल मेरे जैसे समझना चाहिए ना सबके सबको, मेरे जैसे अनुभव होने चाहिए ना सबके सबको। पॉसिबल है क्या? हाँ, अब एक बात ध्यान समझना, यदि आप क्योंकि वहां पर मुझे सिर्फ एक प्रोग्रामिंग देनी थी, मैं प्रोग्रामिंग देता, सारे रोबोट एक जैसे होते, बट वी आर ह्यूमंस नॉट रोबोट्स, इसीलिए सबके इमोशंस एक जैसे नहीं हो सकते। आर यू गेटिंग मी? मेरी बात आप तक पहुंच रही है? सो इंटेलिजेंस का मतलब समझिए आप। इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो गया कि मेरे को जो कुछ पता है, मुझे उसको बेस्ट यूज करना चाहिए, ना कि दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड होकर, इंप्रेस होकर खुद की जो गरिमा बनानी थी, खुद की जो पहचान बनानी थी। मुझे भगवान ने मेरे जैसा यूनिक बनाया था, मैंने अपनी यूनिकनेस छोड़कर दूसरों की यूनिकनेसों को अपने में पेनिट्रेट करके खुद की पर्सनैलिटी को डिफॉर्म कर लिया। सो आप सबको एक चीज फाइंड करनी है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा इंटेलिजेंस क्या है। ये आपके लिए होमवर्क है कल के लिए। मेरा इंटेलिजेंस क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है जीवन में, वाई आई एम हियर, मैं धरती पर क्यों आई हूं, मेरे लिए भगवान का क्या प्लान है, मुझे धरती पर क्यों भेजा गया है। अगर आपने एक बार यह फाइंड कर लिया, आप अपने किस्म के अकेले हो। एक बात और याद रखिएगा, मैं हमेशा मजाक में भी कहता हूं कि आप यूनिक हो, बिल्कुल यूनिक हो। ये हम नहीं कहते, आपका आधार कार्ड भी कहता है ना, चेक करो। आप में से किसी के भी आधार कार्ड में एक जैसा नहीं हो सकता है ना, सबके फिंगरप्रिंट और आईज वो सब अलग अलग है, सबका सब यूनिक है।
आपसे तो 2 जुड़वा भाइयों के भी फिंगरप्रिंट एक नहीं हो सकते। क्या शानदार डिजाइनिंग है भगवान की, ये समझना है आपको। तो क्या करना है, ये करना है। अब जैसे, अब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या कहता है, अंडरस्टैंड इट। अब मैं आपको स्पिरिचुअल पे ला रहा हूं, फिर वापस आप देखना, आपका स्पिरिचुअल से इंट्यूटिव भी बढ़ जाएगा, आपका इमोशनल भी बढ़ जाएगा और आपका रैशनल भी बढ़ जाएगा। बट ये ऑल डिपेंड ऑन द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। आप ये समझ लीजिए, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बेस है सारे इंटेलिजेंस का। कैसे? जैसे ही आप खुद को आत्मा समझते हो तो आप सत्य में स्थित हो जाते हो। आत्मा समझते ही क्या हो जाएगा, आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, आप अटैच नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप सोल हो, धरती पर मेहमान हो, यहां आए हो और यहां से आपको एक दिन वापस जाना है। धरती पर आए हो बट यहां से आपको क्या करना है, वापस जाना है, ये पक्का है, फिक्स है। अच्छा, सबको पता है ना कि एक दिन हम सबको धरती से जाना है, या कोई परमानेंट बैठा है यहाँ पे जिसको नहीं नहीं पक्का पता है जाना ही नहीं है? ऐसा कोई लिखवा के लाया कॉन्ट्रैक्ट ऊपर वाले से? नहीं ना, सबको जाना है, पक्का पता है। तो जब मुझे पता है पक्का, तो क्या कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखना या किसी से भी अटैच होना, इज इट राइट? आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ, इज इट राइट? हाँ करो या ना करो, कुछ तो करो, है ना? नो। अच्छा, एक और फायदा, यदि मैंने एक्सपेक्टेशन कर लिया, चलो सपोज मैंने आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर लिया, या मैं आपसे अटैच हो गया, ध्यान समझिएगा इस बात को, ये डिपेंडेंसी है या इंडिपेंडेंसी? अच्छा, एक और खास बात, सपोज मैंने आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया, है ना? मैं बात करता हूं जैसे तेजवी वैसा से बात करूंगा, ये आंसर करेंगे और बाकी सभी की तरफ से आंसर करेंगे। तेजवी वैसा मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ मैं आपसे पूछता हूँ कि सपोज मैंने आपसे एक्सपेक्टेशन की, ठीक है। अब आप मेरी एक्सपेक्टेशन को अपने मेंटल लेवल पे पूरा करेंगे या मेरे मेंटल लेवल पे? अपने अपने मेंटल लेवल पे। अपने मेंटल लेवल पे। अब अगर वो मेरे मेंटल लेवल पे वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, क्या मैं आपसे संतुष्ट होऊंगा? नहीं होंगे। अच्छा, जब मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा तो निश्चित सी बात है कि मैं दुखी होऊंगा। हाँ, दुखी होंगे या गुस्सा होंगे या कुछ भी गुस्सा होंगे। अच्छा, जब मैं दुखी और गुस्सा होऊंगा तो जब मैं फिर आपसे जो व्यवहार करूंगा, उस व्यवहार के कारण से मेरा और आपका रिश्ता अच्छा रहेगा या खराब हो जाएगा? खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। तो क्या ये एक्सपेक्टेशन मेरे किसी भी रिश्ते के लिए राइट साबित होती है? नहीं होती। नहीं होती। अब दूसरी बात पर जाते हैं। अभी मैंने क्या किया कि मैंने आपसे एक्सपेक्टेशन रखी कि तेजी भाई आपको ये वाला काम करना है। सब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक्सपेक्टेशन रहेंगी बट वो कैसे रखनी चाहिए। लेट्स से कि मैंने आपसे एक्सपेक्टेशंस रखा कि तेजी भाई साहब आप इस काम को करें, आपको ये काम करना है मेरे लिए, मुझे आपसे इस काम की आवश्यकता है, पर आप मुझे बताइए एक बार कि क्या आप इस काम को करने में सक्षम हैं। मैंने आपसे इस चीज पूछा, तो आप उस काम को सुनेंगे और बोलेंगे हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर मैं आपसे पूछूंगा अच्छा आप इसे कैसे कैसे करोगे, व्हाट इज द वे, आप किस तरीके से इसको करने वाले हो। तो अब आप मुझे बताओगे मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। अब क्या होगा, जब मैंने आपने मुझे पैटर्न बता दिया, अपना ब्लूप्रिंट बता दिया, प्लान बता दिया, तो अब मेरे पास ये पता चल गया कि हाँ आप ऐसे करोगे और यहाँ तक पहुंचोगे। तो मुझे ये अंदाजा लग गया कि अब जो ये करने वाले हैं इनका प्रोसीजर मेरे प्रोसीजर से मीट करता है या नहीं करता। तो अब इस केस में क्या होगा, क्या मेरे और आपके बीच में कोई विरोध होने की संभावना बचेगी? नहीं बचेगी। नहीं बचेगी, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने अपनी पूरी प्लानिंग को आपकी क्षमता को जानते हुए आपके सामने रखा और फिर चेक किया और फिर हम वहां तक पहुंचे। एम आई करेक्ट और नॉट? करेक्ट। अच्छा, इससे रिश्ता हमारा कैसा रहेगा, अच्छा या खराब? अच्छा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दुनिया में किसी से भी रिश्ता अच्छा करना हो तो पहले उसकी क्षमता, उसकी प्लानिंग को जानने के बाद उसको काम सौंपें, चाहे वो घर की बात हो चाहे वो ऑफिस की बात, और इससे आप खुश भी रहेंगे और सदा आप न्यारे और प्यारे भी रहेंगे। क्लियर है? यस, माला जी कुछ पूछना चाहती हैं। जी माला जी। नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कुछ आप? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, आपका हैंड रेज हुआ ना तो मैंने सोचा शायद कुछ पूछना चाहते हैं।
अच्छा यस जी, पूछो सिस्टर, अनम्यूट करो अपने को आप जी। तो जैसे आपने बोला कि एक्सपेक्टेशन, आपने एक्सपेक्टेशन पे बोला ना, जैसे आप पहले कह रहे थे कि नहीं रखनी चाहिए, पर फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं तो एक्सपेक्टेशन रखते हैं। नहीं, मैंने क्या कहा अभी, वो रखेंगे, इसलिए मैंने बोल दिया बाद में कि एक्सपेक्टेशन होना तो नहीं चाहिए। स्पिरिचुअलिटी जितनी हाईएस्ट आ जाएगी, आप ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दोगे, आप लोगों को अलाउ करोगे जैसे वो करना चाहिए। लेकिन चलो फिर भी, अब ऑफिस में है बंदा, वो काम से जुड़ा हुआ है, उसे पता है कि टारगेट पूरा करने के लिए 4 लोगों से उसे एक्सपेक्टेशन रहेगी कि उसे काम निकालना है, तो उसका काम अच्छा होना चाहिए, गलत नहीं है, प्रोग्रामिंग। लेकिन आपने सामने वाले को काम सौंपा, तो क्या आपने राइटली कम्युनिकेट करके पहले ये चेक कर लिया कि वो करने में सक्षम है भी या नहीं? क्या वो उसके लिए एनफ स्किल्ड है भी या नहीं? क्या उसके पास एनफ प्लानिंग है भी या नहीं? आपने बिना चेक किए मान लिया मुझे काम सौंप दिया। अच्छा ऐसा सोचो, आपका शुभ नाम क्या है सिस्टर? सिस्टर आपका नाम क्या है? निशा। एम मिशा। मिशा, ओके। मिशा, आप एक चीज बताइए, सपोज करिए मैं आपको कोई काम देता हूं, आप वो काम करती हैं, तो आप उस काम को द बेस्ट करने की कोशिश करोगी या द वर्स्ट करने की कोशिश करोगी? अपनी तरफ से बेस्ट करोगी ना आप? अच्छा, लेकिन अब आपका बेस्ट मेरे लिए वर्स्ट है, ऐसा सोचो आप। आपने तो पूरी जान लगा दी द बेस्ट करने में अपनी समझ से, और मेरी समझ में वो मतलब क्या है? आप मेरी कैपेबिलिटी चेक करोगे कि मैं वो काम Yes. पूरा करने के लिए Yes. हूँ, कैपेबल हूँ या नहीं हूँ। तब मैं काम दूंगा, और इसको कहते हैं राइट इंटेलिजेंस। इट इज एन इंटेलिजेंस जिसमें आपकी एनर्जी बच गई, जिसमें आपके इमोशंस बच गए, जिसमें आपका रिलेशन बच गया। What if it's case of husband and wife? उसके साथ भी बिल्कुल सेम है। आपको एक दूसरे की क्षमताओं को जानना चाहिए पहले, कि एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन को भी जानो, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को भी जानो, एक दूसरे की वीकनेसेस को भी जानो, और फिर हार्मनी सेट करो। मैंने हमेशा बताया है कि आपका परिवार है, परिवार में पता कैसे होते हैं? परिवार में बिल्कुल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं सारे के सारे। कोई हारमोनियम है, कोई तबला है, कोई ढोलक है, कोई माउथ ऑर्गन है, कोई गिटार है। अब उनको अकेले अकेले बजाओ तो शोर होगा, लेकिन सबको रिदम में बजाओ तो शानदार म्यूजिक निकलेगा। आप समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ? लेकिन हम गलतियां काम करते हैं, अगर मैं ढोलक हूं तो सबको ढोलक होना चाहिए, अगर मैं हारमोनियम हूं तो सबको हारमोनियम होना चाहिए, और यही रिश्तों में तनाव का सबसे बड़ा कारण है। But that's only human nature. हाँ, ना 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 ना, ह्यूमन नेचर मत बोलो दीदी, ह्यूमन नेचर नहीं, ये ह्यूमन नेचर नहीं है, ये एक्वायर्ड नेचर है। एक्चुअली ह्यूमन ने जो एनवायरमेंट से एक्वायर्ड कर ली। ह्यूमन की नेचर तो ह्यूमैनिटी है, और ह्यूमैनिटी का मतलब हम्बल है, ह्यूमैनिटी का मतलब गिविंग है, गिविंग, सर्विंग। ह्यूमैनिटी मींस सर्विंग, और यहाँ पे क्या हो रहा है? नीड सर्विंग है ना, यहाँ नीड सर्विंग है। मेरे को तुम सर्विस दो, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ पे हर इंसान क्या चाह रहा है? मेरे कंफर्ट का ध्यान तुम रखो, यू टेक केयर ऑफ माई कंफर्ट, और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है वहां से। बट अगर मुझे रिश्तों में जान डालनी है, मुझे जीवन में जिंदगी डालनी है, इंपॉर्टेंट मेरा वर्ड समझ लेना आप, यदि मैं जीवन में जिंदगी डालना चाहती हूँ, यदि मैं रिश्तों में जीवन लाना चाहती हूँ और रिश्तों को जिंदा दिली से जीना चाहती हूँ, हमेशा सर्विंग एटीट्यूड में रहो, सर्व अनकंडीशनली। और याद रखना, मेरी एक बहुत गहरी बात आता हूं, जो देता है उसे कभी मांगना नहीं पड़ता, दाता को कभी मांगना नहीं पड़ता। और मैं बार बार एग्जांपल देता रहूंगा, हमारा शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों में से एक भी तत्व कुछ लेता नहीं है, सारे तत्व देने का काम करते हैं। पृथ्वी देती है, वायु देती है, अग्नि देती है, आकाश भी देता है, पानी भी देता है, सब देते हैं, उनसे बना है हमारा शरीर। आत्मा 7 गुणों से बनी है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और ये सारे गुण देने से बढ़ते हैं। तो आत्मा एनर्जी भी देने का काम करती है, शरीर भी तत्वों से बना है, उनका काम भी देना है। जब सबका काम देना है, तो ये भिखारीपन के संस्कार कहां से आगे मांगने वाले? सारे भिखारी हैं। प्यार दो, थोड़ा सा प्यार दो, थोड़ी सी सुख दो,
सब भिखारी हैं। आप मांगना बंद करो, आपको प्यार चाहिए ना, आप देना शुरू कर दो, बांटना शुरू, आपके अंदर प्यार अपने आप बढ़ जाएगा। किसी आप देख लो करके, आप किसी से प्यार से बात करो, देखो आपके दिल में कितना प्यार बढ़ता है। आप दूसरे को सुख दे के देखो, देखो आपको अंदर से कितना सुख महसूस होता है। मांगते फिर रहे हैं सब कुछ अपने पास। हम वो हिरन है जिसकी कस्तूरी अपनी नाभि में, पर ढूंढ सारे जंगल में रहा है, भटक रहा है। हम वो हनुमान है जिसे कोई जामवंत चाहिए उसकी शक्तियों को याद दिलाने के लिए। मैं आजकल जामवंत बना हुआ हूं, मेरा काम जामवंत वाला चल रहा है, सारे हनुमानों को जगाने का काम चल रहा है बस। आप सारे हनुमान हो, आप सबको भगवान ने बराबर शक्ति, बराबर इंटेलिजेंस, बराबर सब कुछ देके भेजा है। बस गलती क्या हो गई है, भूल गए हम। मैं तो सिर्फ ये याद दिला रहा हूँ, आप में ही है सब कुछ। अब चेक कर लो, बताओ मैंने कोई ऐसी चीज बताई हो जो मैं बता रहा हूँ सही चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर आप ऐसे सोचोगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सब सब ठीक हो जाएगा। कोई कोई बोलेगा मैं कितना सहन करूं, ऐसे बोलते ना लोग। अच्छा, और क्या होगा, कोई बात उन्हें बोलेंगे कितनी बड़ी बात थी, ऐसा बोलते ना। आपको क्या पता कितनी बड़ी बात थी। मैं पूछता हूँ अच्छा कितनी बड़ी थी, जब कोई मेरे को बताता है कि बहुत बड़ी बात थी, मैंने कहा कितनी लंबी थी, नापी थी, इतने फीट की, कितने मीटर की थी। बताओ बात की भी कोई लंबाई होती है? कंफ्यूज है लोग, सुपर कंफ्यूज। अच्छा, एक और खास बात देखना आप, इस धरती के हर इंसान के पास हर समस्या का समाधान है, बशर्ते समस्या किसी दूसरे की होनी चाहिए। चलो, हम सारे के सारे सलाहकार बैठे हैं जितने भी हैं, हमारे पास कोई अपनी समस्या लेके आएगा ना, किसी का कुछ देखो, किसी का जब डेथ हो जाती है हम साथ आ जाते हैं, नहीं कोई क्या कर सकता है, भगवान की मर्जी है, जो आया है उसे जाना है, और धैर्य रखो सब ठीक हो जाएगा, हमें सब। और जब अपने घर में हो जाती है तो चिंगाड़ के रो रहे होते। मेरी समझ में नहीं आता कि जब उसके यहाँ थी तुम समझा रहे थे, तो अपने यहाँ खुद को क्यों नहीं समझा रहे भाई। प्रॉब्लम सेम है, डेथ वहां पे भी है, डेथ यहाँ पे भी है। तो समस्या का समाधान सबके पास है, बशर्ते समस्या किसी और की हो। अच्छा, किसी और घर में झगड़ा हो जाए, अब देखना ध्यान से, किसी और घर में झगड़ा हो जाए तो हम सबसे बोलेंगे नहीं नहीं झगड़ना नहीं चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, ये करना चाहिए। अपने घर में आके फिर वही बर्तन बज रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम क्या है? जैसे हम दूसरों को एडवाइस करते हैं, जब इतनी अच्छी अच्छी बात हम में आ जाती है, अपनी समस्या के समय क्यों नहीं आती? पता है क्यों नहीं आती? बिकॉज आई एम अटैच्ड विद माई थिंग एंड आई एम डिटैच्ड विद द अनदर पीपल। मैं दूसरे के इमोशन को महसूस नहीं कर रहा होता हूं, इसलिए मैं सही सलाह दे पा रहा होता हूं। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। और मेरी समस्या के समय पर मैं इमोशनल एंड अटैच हो जाता हूं तो मेरा इंटेलिजेंस जीरो हो जाता है। सो जब आप इमोशनल होते हैं तो आपका इंटेलिजेंस खत्म हो जाता है, और जब आपके इमोशंस कंट्रोल्ड होते हैं तो आपका इंटेलिजेंस हाईएस्ट होता है। मैं आपको सही बता रहा हूं, अभी टाइम पूरा हो गया है, खत्म करेंगे यहाँ पे आज इतने को लेकर के, अभी भी और चलेगा ये चैप्टर भी आगे। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको आपके जीवन का पूरा जीवन चक्र रियलाइज कराऊं। मैं सच बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये इतना सुंदर लाइफ है राजयोग की जिंदगी, जिससे आप अपनी पूरी लाइफ में, आप अपनी पूरी लाइफ में हर समस्या का समाधान निकाल लो। राजयोग वो योग है जिससे आप अपनी जिंदगी के सच्चे राजा बन जाओगे, सच्चे राजा, जो किसी का गुलाम नहीं होगा, जिसका अपनी भावनाओं पर राज्य होगा, जिसका अपना जिंदगी पर राज होगा, और जिसका दूसरों के दिलों पर भी राज होगा। क्योंकि आप सोचो, जब आप किसी को हर्ट ही नहीं करोगे, खुद भी खुश रहोगे, दूसरों को खुश रखोगे, तो आप दूसरों के दिलों में जिंदा रहोगे या नहीं रहोगे? मैं आपको सच बता रहा हूं, यदि मर के भी जीना है ना दूसरों के दिलों में, तो एक ही बात बस याद रखना आप, एक ही बात हमेशा, और वो क्या? देते जाना, देते जाना, गिविंग। अमर हो जाओगे आप, अमर। लेने वाला सदा भिखारी होता है, और देने की खुशी आपको बताता हूं। आप देखो, आपके द्वार पे कोई बहुत प्यासा आए, आप सिर्फ एक गिलास पानी पिला दो उसे, और वो आपको दुआ दे, देखो कितना अच्छा लगता है अंदर में। आप चेक करके देख लो,
आप जब आपने किसी को कुछ दिया है, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और जब आपने किसी से कुछ लिया है, आपके मन पे बोझ आया है, बोझ, यू फील बर्डन, आज ना एहसान तले दब गई मैं, ऐसे करके। और जब आप देते हो तो आपको लगता है वाह, मैंने आज इनकी हेल्प किया, मैंने इनको कुछ दिया। दिस इज द फीलिंग। यहीं से पता चलता है कि मेरी नेचुरल नेचर गिविंग है, टेकिंग नहीं। और याद रखना, जो रिश्तों में गिव एंड टेक करते हैं, दे आर द बिजनेसमैन, नॉट द relationships. So don't be businessmen in relations. Relations needs unconditional love. Unconditional. कोई कंडीशन अप्लाई। मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूं, तुम्हें तो बिल्कुल मेरे से प्यार ही नहीं है, भिखारी। कैलकुलेशन कर रहे हैं प्यार का भी। मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, अरे कितना दिया? तुमने कटोरी में नापा था क्या, या गिलास में, या बाल्टी में, है ना? कहाँ नाप रहे थे लेके, इतना और उतना? कोई मेजरमेंट नहीं है प्यार की। लव इज लव, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। एक्चुअली क्या हम सब इतने अकाउंटिंग के पक्के हो गए ना, हिसाब रख रख के, दूध वाले का पैसा, किराए का पैसा, इसका पैसा, है ना? ये क्रेडिट डेबिट रखते रखते हर चीज में क्रेडिट डेबिट घुस गया, और जीवन बड़ा टेंशन भरा हो गया आज। मैं सच बता रहा हूं, कुछ दिन ना जीवन जी के देखो आप। अभी आप जीवन नहीं जी रहे हैं, अभी आप बैलेंस शीट जी रहे हैं, बैलेंस शीट। आप देखो, सारे सारे बैलेंस शीट जी रहे नहीं जी रहे। मेरी बात, कुछ बातें आपको बाद में समझ में आएंगी, कुछ को, है ना, कुछ को अभी समझ में आएंगी, कुछ को बाद में समझ में भी आएंगी। चिंतन करना बस इन बातों पे, ये चिंतन की बातें हैं। और मुझे आपको पता भी है, आप इतने दिन में समझ ही गए होंगे, मुझे किताबी ज्ञान नहीं आता, मुझे लाइफ का ज्ञान बहुत आता है। मैं सेंटेंस वेंटेंस या वो सब चीजें विश्वास नहीं करता कि किताब की चीजें मैं आपको एग्जांपल दूं, अच्छा भाषण करूं ना। मैं बात करना चाहता हूं आपके साथ, रियल लाइफ टॉक। ठीक है, अच्छा रहा आज का सेशन? हाँ, आनंद आया सबको? यस। कल हम इसको और डिटेल में जाएंगे। मैं अब आपको इंटेलिजेंस की उस स्थिति तक लेकर के जाऊंगा जहां पे जाके आपको हर समस्या ऐसे लगेगी यस सॉल्व। अच्छा, एक सवाल और मैंने साथ पहले पूछ लिया, नहीं पूछा, नए से पूछता हूँ। गैलेक्सी A70 पे कौन बहन है? ये गैलेक्सी A70s, आपका नाम क्या है बहन? अनम्यूट करिए अपने को। आपका दिव्या। नाम? दिव्या। दिव्या। हाँ दिव्या, आप एक चीज बताइएगा अपने आप में सोच, इस चीज को लेकर के कि जैसे अभी इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे थे, हाँ जी। इंटेलिजेंस बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इंटेलिजेंस को यूज करना कितना इजी है? I personally think it's very easy. Basically, we have to be conscious about, हमें consciously decisions लेने चाहिए लाइफ में। बिल्कुल। नॉर्मली होता क्या है कि हमें सामने से आके किसी ने कुछ बोला, हम बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, ये इसने मुझे क्या बोल दिया, वी गेट हर्ट। बट इट्स इंटरनली, अगर हम वो चीज क्रिएट ही ना होने दें हमारे अंदर, हम वो चीज सोचे ही ना उसके बारे में, वी डोंट नो कि सामने वाला किस पोजीशन में है, या उसको क्या फील हो रहा है, या वो क्या फील करके आया है। तो हमें बट उस हम ऐसा part कर में क्यों नहीं back पाते? करना चाहिए। हम ऐसा हाँ जी। कर क्यों नहीं पाते? क्या चीज होती है जो हमें ऐसा करने से रोकती है पता होते हुए भी? आई थिंक जैसे आपने बोला सोल आई थिंक आज के टाइम पे आई हैव बीन फॉलोइंग शिवानी दी बहुत टाइम से, तो आई नो कि सोल वीकेंड हो जाती है। बेसिकली हमें पता ही नहीं है कि हम लाइफ में कर क्या रहे हैं, हम अनकॉन्शियसली चीजें करते रहते हैं, अनकॉन्शियसली इम्पल्सिव होकर रिएक्शंस दे देते हैं लाइफ में। हमें किसी ने सामने से कुछ बोला, हम उसकी बात पूरी सुनते भी नहीं और हम बोल देते हैं बस कि अच्छा, उसने मुझे ऐसे बोला, अब तो मैं सामने जवाब दूंगी। दिव्या, सोल कभी वीक हो सकती है? जैसे आई डोंट थिंक सो सोल वीक हो सकती है, कि हाँ बैटरी जरूर उसकी डाउन होती है, ये रियलिटी है। सोल कभी वीक नहीं होती। सोल वीक नहीं होती, सोल सिर्फ अनकॉन्शियस होती है। ध्यान दीजिएगा सब। एग्जैक्टली, या हम सोल को भूल जाते हैं। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे कि कोई डॉक्टर बन गया हो, लेकिन सर पे चोट लग जाए उसको, और वो भूल जाए कि वो डॉक्टर है, उसकी मेमोरी, वो वाली मेमोरी चली जाए, है ना, टेम्पररी मेमोरी लॉस हो जाए, तो अभी क्या होगा? डॉक्टर है वो, सारी मेडिसिन नॉलेज है उसके पास, सब कुछ भरा हुआ उसमें, बट क्या वो किसी की सर्जरी कर सकता है? नहीं। नहीं।
सेम वे उसको वो चीजें धीरे धीरे याद करनी पड़ेंगी, करनी उसको वो पड़ेगी। चीजें दोबारा पढ़नी पड़ेंगी, दोबारा उसको सब याद करना पड़ेगा कि इसका नहीं मतलब मुझे क्या है? आता है ये। हाँ, इसका मतलब क्या है, कॉन्शियसली उसे इलाज लेना पड़ेगा, तब वो वहां पहुंचेगा और तब उसको रिगेन कर पाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस सोल को हम भूल गए उसको वापस से हमें याद करना है, ताकि ताकि हम उसकी शक्तियों का जीवन जी सकें। जैसे डॉक्टर के पास नॉलेज है डॉक्टर की पूरी, वैसे ही आत्मा में 7 गुण 8 शक्तियां हैं, बस मुझे आत्मा को याद करने की जरूरत है। जैसे डॉक्टर को डॉक्टर स्वरूप याद करने की जरूरत है, वैसे ही मुझे बस वो आत्मा रूप याद करने की जरूरत है। जिस दिन वो नेचुरल बन गया मेरे जीवन में, इंटेलिजेंस बिकम इजी। यस, एंड आई थिंक कि रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए एक फॉरगिविंग नेचर होना बहुत जरूरी होता है। इफ यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव इन लाइफ, तो आप ग्रजेस होल्ड करते जाओगे, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो सामने वाले को पता भी नहीं है कि आप इतने हर्ट हो। और एक चीज और बताऊं, सबसे बड़ी बात है, हर्ट क्या होता है, व्हाट इज हर्ट। कुछ लोग बड़े ये शब्द इतना यूज होता है जब कॉमन, मुझे हर्ट कर दिया, अनकॉन्शियस फीलिंग है ये, बहुत अनकॉन्शियस फीलिंग है जो बस हम अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं एक। कर ले। अच्छा एक और बात देखिए, आप मैंने आपको कुछ खराब बोला, मैंने तो एक ही बार बोला, आप खुद से कितनी बार बोलते, ऐसा कैसे बोल दिया, इनकी हिम्मत कैसे होगी ऐसा बोलने की, हु इज द, मतलब ये है कौन अपने आप में इस तरह से बात करने वाले, हु इज ही, बोलते हैं ना हम ऐसा करके। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, बहुत प्रैक्टिकल सी बात मैं आप सबके साथ ये बात करना चाहता हूँ, कि मैंने एक बार बोला, आपने उसे इतनी बार अपने से क्यों बोला, तो मैंने हर्ट किया आपको या आपने खुद हर्ट क्रिएट किया। क्या कहेंगे दिव्या? क्रिएट किया। क्रिएट किया, पर हम दोस्त देते हैं इसकी वजह से मैं हर्ट हुई या हर्ट हुआ। आप उसकी वजह से हर्ट नहीं हुए, आप अपनी वजह खुद से की हुए। सोच में बार बार उसे क्रिएट कर वो हर्ट इमोशन क्रिएट किया। जिस दिन आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेंगे, उस दिन के बाद आप फ्री हो जाएंगे, बच जाएंगे उस हर्ट होने की जिंदगी से। ठीक है, चलिए, टेक केयर, ओम शांति।